एक सवाल अक्सर हमारे पास आता है, कमेंट्स में सबसे ज़्यादा वो रहता है, मैसेजेस में सबसे ज़्यादा वो रहता है, रेगुलर बेसिस पे जो लोग भी सेशन लेते हैं हमारे साथ ऑनलाइन में, सब लोगों का एक कॉमन सा सवाल रहता है कि ऑटिज्म और ADHD दोनों अलग अलग है, तो कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है। सबसे कॉमन सवाल आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है या ADHD है, या ऑटिज्म और ADHD दोनों भी हो सकता है क्या। ये सबसे कॉमन सवाल है और इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। आप सभी पेरेंट्स जो भी वीडियो देखते हैं सबके लिए ये सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इसमें एक सेकंड भी मिस किया आपने तो बहुत बड़ा पॉइंट आप मिस कर जाएंगे, इस बात को जरूर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म सबसे कॉमन नाम है, आप सबने सुना है। अब ऑटिज्म को पूरा अगर नाम इसका लें तो इसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसी को शॉर्ट फॉर्म में ASD या ऑटिज्म भी कहते हैं। जब आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ऐसे डेल्टा साइन बना के ASD लिखा रहता है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। अगर वहीं पे ADHD लिखा है तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। नाम में ही मतलब छुपा रहता है। अगर मान लिया कि हम कहते हैं कि त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कह रहे हैं तो 3 कोना वाला है, त्रिभुज कह रहे हैं मतलब कि 3 भुजाएं हैं उसमें, तो त्रिभुज है। आयत कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो वृत्त कहते हैं, सर्कल, वर्ग, तो नाम से समझ में आता है ना कि शेप ऐसा होगा। बहुत बार क्या होता है कि कई जगहों का नाम पड़ा है कि वो नाम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे अगर बात करें कि चंपारण हमारे यहाँ है एक ज़िला, तो चंपारण की बात करते हैं तो पहले चंपा का जंगल वहाँ रहता था, तो चंपा अरण्य से चंपारण नाम पड़ गया। हमारे यहाँ एक बगहा जगह है एक, तो उसको कहते हैं कि पहले बाघा करके नाम था। उधर में टाइगर प्रोजेक्ट आपको वाल्मीकि नगर में है और उसके आसपास का एरिया तो बाघों के लिए ये था, तो उससे वो नाम, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो नाम से बहुत सारा मतलब निकाला जा सकता है। ठीक इसी तरह की बात ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जब हम कहते हैं तो इसमें स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात हो रही है। मतलब कि एक तो डिसऑर्डर तो है ही है, वो एक अलग बात, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है, ये छोटे लेवल पे नहीं है। ये ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे जब आप जाते हैं तो मल्टीपल इश्यूज आप पाते हैं कि उस बच्चे में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, बच्चे में स्पीच एंड कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टी है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है। इसके अलावा कई सारे बच्चों में आप देखेंगे कॉग्निटिव फंक्शन की प्रॉब्लम होगी, कॉग्निटिव स्किल्स की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद से आप देखेंगे परसेप्शन स्किल्स की प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आप देखेंगे प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस नहीं है, ADL के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, हर चीज़ के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। इतने सारे इश्यूज तो हमने बता दिया। प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं करेगा, नेम कॉलिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ये सारे इश्यूज हैं। तो ओवरऑल ऑटिज्म में बच्चा क्या होता है कि हिंदी में कहें तो स्वलीनता होती है, सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा, अपने आप में ही मगन, तो इसको सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं। अब सेल्फ सेंटर्ड अगर कोई साधु, योगी, तपस्वी, मुनि हो तो उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। वो जितना कम लोगों से अटैच रहेगा उसको दुनियादारी के जाल में कम फंसना है। अभी हम अपने किसी जानने पहचानने वाले का सडन डिमाइस, मतलब वो उसकी मौत की खबर सुन लें तो कैसा कलेजा कचोटता है, दुख होता है, दर्द होता है। दुनिया में करोड़ों लोग रोज़ मर रहे हैं लेकिन हमको दुख नहीं होता क्योंकि हम उनको जानते नहीं, सिर्फ न्यूज़ में पढ़ते हैं, चलो ठीक है रोज़ का न्यूज़ है देख लिया। उन करोड़ों में एक अपना हो कोई जान पहचान का तो फिर दुख होता है। तो दुख मरने से नहीं, अटैचमेंट से होता है, इतना तो समझ रहे हैं। अब ऑटिस्टिक बच्चा या फिर जो वो साधु, योगी, सन्यासी जो लोग हैं वो दोनों एक तरह से, उनको ज़्यादा कनेक्शन नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं, लोगों से ज़्यादा मिलना नहीं। जैसे कुंभ अभी हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ जो हुआ, उसमें कितने योगी, ध्यानी, मुनि, नागा साधु लोग आए, औघड़ लोग आए, अपना सारा ये करे, फिर अपना चले गए। कहाँ कहाँ जंगल से आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे, आए अपना सारा कुछ ये करे, इतने दिन साधना किया, जो भी करना था किया, फिर चले गए वापस। उनको नहीं दुनिया से मतलब, उनको नहीं परिवार से मतलब, उनको नहीं समाज से मतलब। तो अगर बच्चे को साधु सन्यासी बनाना है तब तो ये ऑटिज्म वाली स्थिति सबसे, ये सिचुएशन तो सबसे अच्छी है, ये अवस्था तो सबसे अच्छी है। लेकिन चूंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं
समाज से जोड़ना है बच्चे को, तो समाज से जोड़ना है तब तो सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना पड़ेगा ना। अगर हम लोगों के बीच नहीं रहते तो लोगों का रंग ढंग कैसे देख के सीखेंगे, उनके बातचीत करने का तरीका कैसे सीखेंगे, कैसे एक्सेंट से हम समझ जाएंगे कोई हैदराबाद से हमको फ़ोन किया है, कैसे एक्सेंट से हम समझ जाएंगे दिल्ली वाला है, कैसे समझ जाएंगे पंजाब वाला है। ये सब चीज़ें सुन रखी हैं, ये परसेप्शन स्किल्स डेवलप कर रखे हैं तभी तो सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम। अब जब सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं है, बच्चा बच्चों के बीच में जाएगा नहीं, उनके खेलेगा नहीं, उनका रंग ढंग नहीं देखेगा, सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो फिर वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, अपने डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो फिर नए नए वर्ड सीखेगा नहीं, तो बोलेगा किधर से, प्रॉब्लम है। नेम कॉलिंग में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है, जिसको अपना नाम ही नहीं समझ आ रहा और टीवी फोन ये सब की आवाज़ सुन के दौड़ के चला रहा है, मतलब कि वहाँ पे वो अपने नाम के लिए अवेयर नहीं है, बॉडी के लिए अवेयरनेस नहीं है, जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं बस उन्हीं चीज़ों में मगन रहता है, तो नया कुछ सीखेगा नहीं। तो शरीर का डेवलपमेंट तो सही होते जाता है इसमें, क्योंकि खाने में आप सब कुछ सही दे रहे हैं। डेली जो हम घर के खाने में जो खाते हैं, इसके अलावा भी अब तो पैसे से लगभग हर कोई संपन्न है, तो बच्चों को इसके अलावा सीजनल फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट से लेकर एक से एक सप्लीमेंट्स हम पिला देते हैं, तो शरीर की जो पूर्ति है उससे ज़्यादा दे दिया, शरीर सही ग्रो करते गया। लेकिन जो दिमाग को डेवलप करने के लिए, न्यूरो डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो तो हमने दिया नहीं, तो इसलिए न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और बच्चा क्या है कि अपने एज के हिसाब से समझदारी में पीछे है, शरीर से सही ग्रो कर रहा है। अगर ऑटिस्टिक है तो की बात कर रहे हैं, तो शरीर से सही ग्रो कर रहा, वो समझदारी में पीछे आ गया, न्यूरोलॉजिकल एज गैप हो गई उसकी। तो न्यूरोलॉजिकल एज गैप मतलब क्या कि 4 साल का बच्चा, मान लीजिए कि 2-4 साल के बच्चे हैं, एक जिनको कि नॉर्मल का टैग मिला है, वो जिस तरह से एक्टिव है, जिस तरह से बातें बनाता है, मक्कारी करता है, झूठ बोलता है, वो सारी चीज़ें करता है, आपका बच्चा या फिर ऑटिस्टिक बच्चा है वो नहीं करता है, तो समझदारी उतनी डेवलप तो नहीं हुई है, तभी नहीं कर रहा। तो ये होता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म। अब ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में तो हम उतने बात की, अब कब कह सकते हैं कि ऑटिज्म है इसके बारे में थोड़ा समझ लें। देखिए, अगर बर्थ हिस्ट्री नॉर्मल आ रही है, बर्थ के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, मतलब कि लेट रोना में बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, हाइपोक्सिया होता, इस्चेमिया होता, साइनोसिस वगैरह होता, ये सारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं हुई हैं, जॉन्डिस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, बच्चे को NICU में नहीं रखना पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन इंजरी नहीं हुई, हेड इंजरी नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब हिस्ट्री क्लीन है, फिर भी, और फैमिलियल हिस्ट्री भी लेते हैं तो फैमिली में कहीं से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक टेस्ट भी करा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फिर भी बच्चे में प्रॉब्लम डेवलप कर रही है, प्रॉब्लम डेवलप कर भी सकती है। 16 महीने के एज से बच्चों में ऑटिज्म के ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं, 16 महीने के एज से। ये चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 16 महीने का बच्चा हो गया तो उसमें ऑटिज्म के ट्रेट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। इसलिए 100 में 80 केसेस हमारे पास जो आते हैं वो कहते हैं कि 1.5 साल के एज में हमको लगने लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। 11, 12, 13 महीने तक तो देख रहे थे कि काफ़ी बढ़िया चलना, बोलना, कुछ बोलने का प्रयास करना, उसके बाद से इमिटेट करना, चीज़ों को पॉइंट आउट करना, पॉइंटिंग करना, इसके बाद से इशारे से ये करना, बातों को समझना, सोशल स्माइल, सोशल इंटरेक्शन वाली चीज़ें डेवलप हो रही थी। लेकिन जैसे ही 1.5 या 2 साल का हुआ, पेरेंट्स कहते हैं कि तब से हमने देखा कि नहीं, ये सब तो सडन लॉस्ट हो गया। असल में वो सडन नहीं होता है, वो लंबे टाइम तक आप घर में बंद रखते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं, वर्चुअल कनेक्शन ज़्यादा रहता है, तो इन सब चीज़ों से होता है बच्चे में। लेकिन आपको कुछ समय के बाद दिखना शुरू होता है जब प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू होती है। तो 16 महीने के एज से ऑटिज्म के ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद ही होगा, ऐसा नहीं कि 10 साल के बाद ही होगा, ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद ही होगा, नहीं, 16 महीने के एज से ही ट्रेट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जितनी अर्ली समझ आ गया कि कुछ प्रॉब्लम है, उतना अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट जरूरी है। इसको ही अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। और ये सही टाइम पे अगर होने लग गया तो आपका बच्चा सही टाइम पे मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। वो क्या करेगा कि अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर लेगा, नॉर्मल माइलस्टोन्स, न्यूरोलॉजिकल एज गैप को भर लेगा और एकदम नॉर्मल सारी ज़िंदगी जिएगा। अब क्या है कि कई बारी मैक्सिमम केसेस में 90-95% केसेस में माता को अगर लग रहा है, बच्चे की मदर को लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, वो परिवार में कहती है, परिवार वाले नहीं मानते। उसके बाद कहेंगे चिंटू तो लेट बोला था, पिंटू तो लेट बोला था, मिंकू तो लेट बोला था, फलाने का बच्चा, चिलाने का बच्चा, इसका भी बाप लेट बोला था, इतने लोग को तो हम जानते हैं, तो तुम हड़बड़ाओ नहीं, ये कुछ समय के बाद ये हो जाएगा।
अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले तो समझ आया खतरे की घंटी तो बज गई, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई और यहीं से प्रॉब्लम शुरू। हमारे यहाँ भारतीय लोगों की मानसिकता ये है, हम देखते हैं अपने गांव में एक आदमी को घुटने में दर्द हुआ, वो 60 साल का था, उसको दर्द होने लग गया, थोड़ा थोड़ा वो अब झुक के चलने लगा, कमर में और घुटने में दोनों में दर्द आ गया था। घुटने पे जब ज़्यादा ये होगा, जब ज़्यादा जोर नहीं ले पाएगा तो कमर पे भी आएगा ही असर। तो धीरे धीरे दर्द बढ़ते गए। एक ऐसा समय आया कि वो घसीट के चलने लगा, घसीट के, हाथ के बल पैर घसीट के। तब उसके 2 बेटे हैं और दोनों मतलब वो नहीं, ये है लो कंजड़ है एक नंबर का। खैर उसके बाद तो अब दिन भर का सारा काम घर का कर रहे हैं, उसके बाद तो फिर इलाज तो कराना है। तब फिर कहीं भेजा लोग इलाज करेंगे। मतलब कि जब तक हम लोग पूरी तरह से प्रॉब्लम से घिर नहीं जाते तब तक हम सोल्यूशन का नहीं सोचते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग फैमिली के दबाव में, बहुत सारे लोग सोसाइटी के दबाव में, बहुत सारे लोग, तो इसी से प्रॉब्लम बढ़ती है और फिर धीरे धीरे समय ख़त्म होने लगता है। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 16 21 साल के लोग आते हैं बच्चे को लेके हमारे पास और तब कहते हैं कि इसमें कि कितनी संभावना है। तो कितनी संभावना रहेगी? इतने दिन तक आपने कुछ नहीं किया तो क्या संभावना रहेगी? हो सकता है जो हो सकता है उस टाइम का। अर्ली एज में अगर समझ आ जाए तो बच्चे को इजीली मैनेज किया जा सकता है। अब इसके लिए एक उदाहरण हम दे दें। नोएडा से एक कपल हैं हमारे साथ जुड़े, 1-1.5 महीने पहले की बात है। 20-21 महीने का बच्चा है उनका। बहुत परेशान थे लोग, मदर बच्चे की डिप्रेस्ड थी, स्ट्रेस में थी, रो रही थी। हमने पहले दिन जनरली हम पहले दिन हम ये नहीं कह देते हैं कि हाँ बच्चे को यही प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस कंफर्म नहीं देते हैं, क्योंकि 1 सप्ताह का समय लेते हैं सही से डायग्नोसिस करने के लिए। अब हुआ यूँ कि उस बच्चे को हमने देखा, लास्ट में उन लोगों को समझाया, जब कंसल्टेशन के बाद पेरेंट्स को जब समझाया जाता है तो हमने कहा कि इसमें ऑटिज्म नहीं, ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स है, ऑटिज्म के ट्रेट्स हैं, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अपने से ऑटिज्म मान के और स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 से 5 महीने में पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। तो 3 दिन पहले की बात है, हमने एक रिव्यू सेशन लिया 1 महीना पूरा होने के बाद। तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चे में क्या है कि वो कह रहे हैं कि 50-60% इम्प्रूवमेंट है बच्चे में। हमने कहा अच्छी बात है। बोले कि हाँ हम लोग सही समय पे सर आ गए। बहुत सारी बातें हुई उनकी, जो पेरेंट्स का इमोशन होता है वो अपने कह रहे हैं कि नहीं तो हम भटकते रहते, यूट्यूब पे बहुत देखा, बहुत रोना आया, बहुत ये सारी चीज़ें करके। तो उनमें पहले महीने से इतनी इम्प्रूवमेंट। एक राजस्थान से कोई एक फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन, वो डॉक्टर हैं, उन अपने बच्चे को लेके जुड़े हैं हमारे साथ। अप्रॉक्स 3 साल के आसपास का है बच्चा। वो 2-3 महीने से जुड़े हैं लोग। शुरुआत में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी बच्चे में, फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। अब 2 तरह के केसेस हम बता रहे हैं। एक में शुरू ही हुई थी प्रॉब्लम, समझ आ गया, तुरंत ये किया लोग। एक में प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो गई, पीक पे सारी प्रॉब्लम थी, वो लोग जुड़े। अब उसमें क्या है कि सेंसरी इशूज बढ़ते जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अब पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिव्यू लिया जाता है। फिर उन लोग को बुलाया गया कि आप फिजिकली कम से कम 1 सप्ताह के लिए आएँ, बच्चे को अच्छे से देख लिया जाए, आपको ट्रेन कर दिया जाए। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी उनको सब सिखाया कुछ जाता है, करते किसी अलग तरह से हैं, तो फिर तरीके से हैं तो फिर गड़बड़ होता है। तो एक केस हमने ये बताया, एक केस हमने वो बताया। इसी तरह से और भी बहुत सारे केसेस, कोई 10 साल 11 साल के बच्चे को लेके आते हैं, उसमें पहले महीने से इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। तो मतलब ये है कि अर्ली एज में समझ आ रहा है, अर्ली एज में अगर उसके लिए हम ये करने लग रहे हैं तो फिर जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी, जल्दी से मेन स्ट्रीम में जुड़ेगा। नहीं तो लंबे समय तक जब खींच के लेके जाएंगे तो फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स डेवलप कर जाती हैं और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये सारे सिम्टम्स जो हमने बताया ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, और ऑटिज्म के केस में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मिलेगा और सेंसरी इश्यूज सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इनमें सेंसरी इशू जैसे कि मान लिया कि बाल नाखून नहीं कटाता, मुंह में कुछ डालने नहीं देता, ब्रश नहीं करने देता, ठंडा पानी सिर पे नहीं डालने देता, पैर में चप्पल नहीं पहनता, नया कपड़ा नहीं पहनता, टोपी नहीं पहनता, चश्मा नहीं पहनता, मोजा नहीं पहनता, ये सारे सेंसरी इशूज हैं। इसके अलावा वर्बल स्टिमिंग, दिन भर कुछ बड़बड़ करते रहता है। इसके अलावा विजुअल स्टिमिंग, आंख तिरछा करके देखते रहता है। इसके अलावा चीज़ों को नचा के देखना, वो विजुअल स्टिमिंग में आता है। पंखे को लगातार देखते रहना, कुछ बच्चे ऐसा करके देखते रहेंगे। इसके बाद से ऑडिटरी स्टिमिंग, कुकर की सीटी, मिक्सर ग्राइंडर, बच्चों के रोने से कान बंद कर लेना, चिल्लाने लगना, भागने लगना, ऑडिटरी स्टिमिंग।
ओरल स्टिमिंग, चप्पल, जूता, गंदा मोजा वोजा कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लग जाना, कागज कपड़ा कुछ भी डालने लगना, चबाने लगना, ओरल स्टिमिंग। ऑल्फैक्टरी में भी यही आता है कि कुछ चीज़ों को लेके हर चीज़ को हाथ में रब करके सूंघते रहना, ऑल्फैक्टरी स्टिमिंग। वेस्टिबुलर स्टिमिंग में प्रॉपर क्या है कि बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। कई बार ऐसा बच्चा अपना क्या करेगा, शरीर को हिलाते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ होता है ऑटिज्म के केस में, और इसको ऑटिज्म कहते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बच्चे में, तो ये ऑटिज्म है। और इसके लिए तुरंत जितना जल्दी, बिना 1 मिनट 1 दिन गंवाएं, आपको सही तरीके से सही डॉक्टर, सही थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, सही से कंसल्टेशन करा के बच्चे की नीड बेस्ड थेरेपी शुरू करनी होगी, तभी आप अपने बच्चे को ठीक कर पाएंगे। नहीं तो आपका बच्चा मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे दिन पर दिन, कम नहीं। बात कर लेते हैं ADHD की। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब नाम में ही है अटेंशन डेफिसिट, मतलब अटेंशन की कमी है। हाइपर एक्टिविटी मतलब हाइपर है बच्चा, और डिसऑर्डर तो वो दोनों ही होता है, ऑटिज्म भी है, ADHD भी है, डिसऑर्डर तो ये है। तो ADHD में 3 सिम्टम्स मेन हैं। पहला अटेंशन डेफिसिट, जिसको कि इनअटेंशन बोलेंगे। बच्चा बहुत कम अटेंटिव होगा, वो सब जानते हुए बदमाशी करेगा, कभी ये छुएगा, वो छुएगा, वो छुएगा, वो छुएगा, करते रहेगा इधर उधर, अटेंशन डेफिसिट। हाइपर एक्टिविटी, गुस्से में सामान फेंकना, अपने आप को मार लेना, सामने वाले को मार देना। बहुत सारे ADHD के केसेस हमने देखे हैं, सीवियरिटी ज़्यादा होने की वजह से वो इतना 2 फुट 2.5 फुट कूदने लगेगा जब गुस्सा होगा, और फिर सिर ले जाकर दरवाजे में मार देगा। ऐसा कई बार कुछ बॉल वॉल भारी मिल गया, कुछ उठा के, कुछ या फिर पेपर वेट जैसा ये है, बच्चे को मिल गया, ये उठा के अगर सामने वाला उसको एक परेशान किया तो फिर वो उसको मार देगा। तो ये हाइपर एक्टिविटी। तीसरा होता है इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, चिढ़ जाना, किसी दूसरे को परेशान करते रहना, किसी का बाल खींच देना, किसी का ये कर देना, उसको कोई डिस्टर्ब करे उसको मार दे, ये कर दे, ये सारा कुछ। ये अटेंशन डेफिसिट मतलब इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये 3 मेन सिम्टम्स हैं इसके, और तीनों ये चीज़ें बिहेवियरल इशू हैं। जैसा हमने ऑटिज्म में बताया था कि उसमें सेंसरी इशूज ज़्यादा होते हैं, हम ADHD में बता रहे हैं बिहेवियरल इशूज ज़्यादा होते हैं। अब क्या है कि और भी सिम्टम्स इसके साथ आएंगे, और भी सिम्टम्स में क्या होगा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर या नेचर। अटेंशन सीकर क्या होता है कि अटेंशन पाने के लिए जैसे वो क्या करेगा ना कि कुछ सामान लिया, पेरेंट्स को दिखा के छत से नीचे फेंक दिया, बालकनी से नीचे फेंक दिया, अब पेरेंट्स दौड़ के भागेंगे, वो देख के खुश होगा, उनको परेशान करने के लिए। कई बार हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान खींचने के लिए कुछ बर्तन फेंक दिया, कुछ चिल्लाने लग गया, हल्ला करने लग गया, कुछ बोलने लग गया, ये भी है अटेंशन सीकिंग नेचर। वो सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करना चाहता है, ठीक है। OCD के सिम्टम्स मिलेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम। ऑब्सेसिव होगा कई सारी चीज़, कुछ कलरिंग को लेके ऑब्सेस्ड होगा, कुछ ड्रेसिंग सेंस को लेके ऑब्सेस्ड होगा, किसी पर्टिकुलर कपड़े को पकड़ेगा वही उसको चाहिए है, एकदम परफेक्शन की प्रॉब्लम, परफेक्शन डिसऑर्डर वो उसको बोलेंगे। तो वो सिम्टम्स होंगे। इसके अलावा क्या होगा कि ओवरऑल ये सारी बातें जोड़ के हम कह दें, एक और चीज़, डोमिनेटिंग नेचर होगा उसका। डोमिनेटिंग नेचर मतलब कि वो किसी भी सोसाइटी में रहे, किसी भी ग्रुप में रहे, वो वहाँ के लोगों पे डोमिनेट करना चाहिए, उसकी बात मानी जानी चाहिए, उसकी बात ऊपर रहनी चाहिए। ये अब ओवरऑल ADHD का रिप्रेजेंटेशन हम करें तो ये एक राजा है जिसको अपनी शक्तियों के बारे में पता है। अब जो प्रजा उसकी गुलामी करे उसके लिए दयालु है, जो मांगे दे दिया। जो प्रजा उसकी खिलाफत करे, चाहे वो गलत है क्यों ना हो, लेकिन उसकी खिलाफत करे, उसको वो तानाशाह बन के उसको सजा भी देगा। तो ये राजा वाला पूरा नेचर होता है। पेरेंट्स भी उसके अगेंस्ट में कुछ ये कर देंगे, उनसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ उनको नोचना काटना कुछ ना कुछ कर लेगा, सोए रहेंगे जाकर थप्पड़ मार देगा, कुछ ना कुछ वो अपना बदला निकाल लेगा। तो ये होता है ओवरऑल ADHD का एक रिप्रेजेंटेशन की, मतलब समझ लीजिए पूरा राजा वाला नेचर है। ADHD के केस में क्या होता है कि इसमें स्पीच की उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, जैसे उसमें ऑटिज्म के केस में कई बार बच्चे नॉन वर्बल ही होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं। इसमें वर्बल तक तो बच्चा होगा,
कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, पूरा बात को जोड़ के नहीं ये करेगा। कुछ इश्यूज सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले माइनर से मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम सिम्टम्स में हमने कहा कि इसमें बिहेवियरल इशू है और उसमें तो मल्टीपल इश्यूज ही हैं, मतलब कि उसमें सेंसरी इश्यूज हैं, उसमें सोशल कम्युनिकेशन के इश्यूज है, वो ऑटिज्म की जो बात कर रहे थे। तो अब हो गया कि ऑटिज्म और ADHD के बारे में हमने मोटा मोटी आपको बता दिया। अब इसके बारे में इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज ज़्यादा हैं, ADHD में बिहेवियरल इश्यूज ज़्यादा हैं। ऑटिज्म के केस में, अगर ऑटिज्म का केस है, उस बच्चे से किसी ने कोई सामान छीन लिया, वो उसको दे देगा, कोई उसको धक्का दे दिया, हो गई बात खत्म, वो चला जाएगा। उसको समझ नहीं है, प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर सोशल अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो चीज़ें समझ नहीं रहा। उसी तरह से अगर इसका कोई सामान छीन लिया तो ये उससे छीन लेगा, अपना सामान तो लेगा ही लेगा, उसका भी छीन लेगा, इस तरह का नेचर। कोई इसको धक्का दे दिया, ये मौका मिलते ही किसी भी चीज़ से वार कर देगा उस पर। इसके बाद ऑटिज्म के केस में क्या है कि बच्चों को प्रॉपर बॉडी अवेयरनेस नहीं रहती है। ADHD के केस में फुल बॉडी अवेयरनेस रहती है। यूरिन बॉवेल का सेंस काफ़ी हद तक होता है, उसके केस में नहीं होता है। ADL के ट्रेंड नहीं होता है बच्चे, ADL के इश्यूज होते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ADHD के केसेस में ये सब होते हैं। इसके अलावा उसमें सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसमें तो इसका सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो डोमिनेट कर रहा है ना, इसमें तो बिहेवियरल इशू है। ये क्या कर रहा है कि ये हावी होना चाह रहा है, ये अपनी बात मनवाना चाह रहा है, और उस बच्चे को वो मतलब कि सीधा सिंपल सा, उसको ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं है, ये समझ रहा है, समझ के बदमाशी कर रहा है। ये होता है ऑटिज्म और ADHD में मेजर डिफरेंस, इतना कह सकते हैं। अब समझने की बात ये है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक ही बच्चे में ऑटिज्म और ADHD दोनों हो सकता है क्या। बहुत सारे डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास आया, कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल से। डॉक्टर्स का तो पर्सनल वहाँ पे ये नहीं रहता है, हॉस्पिटल्स का आया प्रिस्क्रिप्शन, उसमें लिखा है कि ऑटिज्म और ADHD दोनों है। तो हम एक बात आपको समझा दें, जैसे क्या होता है ना कि 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने की एज में आपको पता चला कि बच्चे को प्रॉब्लम है। आपके फैमिली वाले ने कह दिया कि एक समय के बाद ये बोलेगा, समझेगा, सीखेगा करके, ये बात हो गई। अब जो सेंसरी इश्यूज बच्चे में उस टाइम डेवलप हो रहे थे, वो इनिशियल फेज था। लंबे समय तक जाते जाते वो क्रोनिक जितना होगा प्रॉब्लम उतनी बढ़ेगी ना। जैसे पंचतंत्र की वो कहानी है कि एक बूढ़ा तोता कई सारे तोतों के ग्रुप में रहता था, तो एक ये पे घोंसला उन लोग का बड़ा सा था, उसमें रहता था लोग। एक बार देखा बूढ़े तोते ने कि वो पेड़ के जड़ के पास से देख रहा है कि एक लता वाला कोई पौधा वहाँ से बढ़ रहा है, और वो कुछ समय बाद, जाहिर सी बात है कि पेड़ में देखते हैं कि ऐसे पूरे उसके तने में लपेटा हुआ लत्तर पूरा रहता है। तो उस बूढ़े तोते ने बोला कि तुम सब मिलके ये झाड़ झंखाड़ जो है यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो ये बाद में चल के मोटा रस्सी की तरह बन जाएगा, और इतने ऊंचे रहने के बाद भी शिकारी हम लोग तक पहुँच जाएगा और हमारा घोंसला तोड़ देगा, हम लोग को पकड़ ले जाएगा। वो जो नौजवान तोते, लौंडे छोंडे जो थे, उन लोगों ने कहा कि बुढ़ा ऐसे ही ये कर रहा है, बूढ़े की बात इग्नोर कर दी गई। काफ़ी समय बाद फिर वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने बताया था। आया और वो सब घोंसला तोड़ा और शिकारी लेके चला गया। तब समझ आया, मतलब कि समय रहते समझ आ जाता तो प्रॉब्लम नहीं होती, कहने का मतलब ये होता। तो वही जो अभी इनिशियल लेवल पे जो लत्तर था, थोड़ा सा छोटा छोटा उग रहा था, उसको ना उखाड़ा गया तो बाद में जाके वो पूरा वो रस्सी की तरह बनेगा और शिकारी चढ़ के ये करेगा, सेम वही बात। तो ये परसिस्ट कर जाता है, जैसे पेन परसिस्ट कर जाता है। किसी को क्या है कि वो आप सुनेंगे कि बचपन में गिरा पेड़ से और फिर 30-40 साल का हो गया, वो उस टाइम तो तेल लगा के, दवाएं, पेन किलर खिला के दर्द दबा दिया गया। जब नमी वाली हवा, पुरवैया हवा चलेगी, वो दर्द फिर से उखड़ेगा। परसिस्टेड पेन है। किसी किसी को देखेंगे कि अगर राइट साइड में उसके कमर में दर्द है, सिएटिका वगैरह की प्रॉब्लम उसको है, स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है, अगर एक साइड में पेन, रेडिएटिंग पेन रहता है, तो क्या करेगा, दूसरे साइड वो बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करता है, शिफ्ट करता है। तो अगर राइट साइड का पेन है तो क्या करेगा कि राइट वाले लेग पे कम भार देगा, मतलब वो चलेगा तो लर्चिंग गेट में, जैसे कि ये पैर रखा तुरंत उठा लिया, फिर इस पे आ गया। तो ऐसा करके, ऐसा तो नहीं देखते हैं कि ऐसा लोग बचक के चलते हैं, जिसको लर्चिंग गेट बोलते हैं, कि थोड़ा सा ऐसा करके बचकते चलेगा। तो ये होता है
हमारा वो भी क्या है कि वो पेन परसिस्ट कर गया, अब वो पेन ठीक भी हो जाएगा ना तो काफ़ी दिन तक उसका माइंडसेट वैसा बन रहा रहेगा। तो एक तरह का क्या करते हैं कि माइंड हमारा बॉडी को प्रॉपरली उस तरह से ये कर लेता है और दिमाग में वही पैटर्न चलते रहता है कि अच्छा नहीं ऐसा करेंगे तो दर्द होने लगेगा। काफ़ी लंबे समय तक उस तरह के लोग वैसे ही चलते हैं। फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, गेट ट्रेनिंग दे के निकाला जाता है, उनको नॉर्मल किया जाता है। ठीक इसी तरह की बात, ये सेंसरी इशूज परसिस्ट कर गए। अब सेंसरी इशूज परसिस्ट कर गए तो अब जिद्दी हो गए। परसिस्टेंस मतलब क्या हो, जिद्दपन। तो वो जिद्दी हो गए वो सेंसरी इशूज। अब प्रॉब्लम बच्चे की सेंसरी इशूज से ज़्यादा बढ़ते अब ये कन्फ्यूजन होता है कि ये बिहेवियरल इशू है क्या। इसलिए लोग कहते हैं कि ADHD है। बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे रेस्टलेस हैं, इधर उधर दिन भर दौड़ भाग कर रहे हैं। मतलब ये है कि सीवियरिटी ज़्यादा है उनमें, वो ADHD नहीं है। एक बच्चा हमारे यहाँ आया है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, बिहार में ही कहीं से हैं, किसी स्टेट से, किसी डिस्ट्रिक्ट से। वो आए हैं हमारे पास। आज से कुछ महीने पहले वो आए थे, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर सके, अभी लेके आए हैं। बच्चे में सीवियरिटी ज़्यादा है, वो दिन भर भाग दौड़ करते रहता है, वो रेस्टलेस है, वो एक जगह टिकता नहीं है, वो सामान उठा के इधर उधर फेंकता है। इसका मतलब नहीं कि वो हाइपर एक्टिव है और वो ADHD है, नहीं, वो मॉडरेट ऑटिस्टिक केस है। तो वही सेंसरी इशूज परसिस्ट कर गया, अब उसको बेचैन किए रहते हैं। तो लंबे टाइम तक उन चीज़ों को समझ गया है, तो एक पैटर्न डेवलप कर गया, हैबिचुअल पैटर्न। इसलिए वो कई बार बिहेवियरल इशू भी लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ADHD है। अब ADHD के बारे में एक बात हम कहना भूल गए थे उधर। ADHD हमेशा 4 साल के एज के बाद ही बच्चों में होता है, ये बताना भूल गए थे, इसमें बता देते हैं। ऑटिज्म में जैसे बताया हमने 16 महीने के एज से सिम्टम्स डेवलप करने शुरू करते हैं। ADHD 4 साल के एज के बाद, उसके पहले होता ही नहीं है। और एक रिसर्च ये भी बताता है कि हर 5 स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स बच्चों में एक केस ADHD है। और जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे तो काफ़ी हद तक अपने आप को रिलेट किया हमने, और पता चला कि ADHD के बहुत सारे सिम्टम्स मेरे में भी हैं। मेरा भी डोमिनेटिंग नेचर है, लीडरशिप का नेचर है कि हम जहाँ भी रहेंगे टीम लीड करने की आदत है, और प्रभाव भी डालना होता है। पढ़ाई में भी था कि हाँ बढ़िया से पढ़ना है, आगे निकलना है, तो भगवान की कृपा से सब कुछ करते रहे, तो इसलिए अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे उसमें। ADHD के साथ सिर्फ आपका लीडरशिप का नेचर नहीं आता है, सिर्फ आपका शार्प माइंड नहीं आता है, मेमोरी स्ट्रांग नहीं आती है, इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि जिद्दी होना, स्टबर्न होना, OCD, परफेक्शन की प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सेल्फ एनालिसिस से हमने काफ़ी हद तक मैनेज किया, अपने आप को समझा के। बच्चों को देख के इतना समझ आ गया कि क्या क्या अपने में सुधार करना है, तो हमने किया। पहले बहुत सारे लोग, आप वीडियो पुराना हमारा देखेंगे तो बहुत बातें उसमें ऐसी हैं कि मतलब कि वो लगता है कि कितना रूडली हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमने सुधारी। तो ये ओवरऑल ADHD और ऑटिज्म का ये होता है। अब हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑटिज्म ADHD दोनों, नहीं, ऑटिज्म अलग ये है, ADHD अलग ये है। सही डॉक्टर, सही थेरेपिस्ट के पास जाएंगे जो उस क्राइटेरिया को समझते हैं। जो मेडिसिन लिखने वाला और सीडेटिव ड्रग देने वाला डॉक्टर है वो तो आपको नहीं बता पाएगा, वो उसको जो बुझाएगा वही लिख देगा ना कि हाँ ये है, तो उससे नहीं हो सकता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ADHD का केस अगर लंबे टाइम तक मैनेज नहीं किया गया तो ODD में कन्वर्ट होता है। अब ODD समझने के लिए आपको एंड स्क्रीन, जब वीडियो खत्म होगा तो एंड स्क्रीन पे आता है, तो ODD वाला वीडियो मिल जाएगा, वो एडिटिंग में लगा देगा लोग, आप देख लीजिएगा और ODD वहाँ से समझ लीजिएगा। ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर बोलते हैं, ADHD का ही बिगड़ा हुआ फॉर्म होता है, तो वो भी मतलब कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। इसलिए समय रहते इन चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम डेवलप। इतनी सारी बातें हमने समझाई। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने नोएडा का जो बताया कि एक कपल हैं हमारे साथ जुड़े, पहले महीने से ही इतनी इम्प्रूवमेंट होने लग गई। इसके अलावा एक MP से हैं, सतना से, वो हस्बैंड वाइफ शायद टीचर हैं, तो वो अपने बच्चे को लेके हमारे साथ जुड़े। 3 महीना कंप्लीट हुआ उनका, और इस 3 महीने में 50-60% तक इम्प्रूव हो गया उनका बच्चा, और वो पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। और इसमें उनकी ऑनेस्टी भी है, दोनों लोग काफ़ी ऑनेस्ट हैं, काफ़ी जेन्युइन हैं। उतने ऑनेस्ट शायद ही कुछ पेरेंट्स मिलते हैं, तो वो काफ़ी ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं। एक साहब हैं, वो टीचर हैं, शायद +2 में लेक्चरर वगैरह हैं,
मोगा पंजाब से, नाम हम नहीं लेते हैं इसलिए इसमें भी नाम नहीं लेंगे, 6-7 महीने या 8 महीने जितने दिन भी हुए होंगे, वो हमारे साथ जुड़े अपने बच्चे को लेके। वो इतने ऑनेस्ट हैं, मतलब उस बच्चे की मदर को हमने आज तक सेशन में नहीं देखा, उसके फादर ही अपनी सारी ड्यूटी के बाद वो बच्चे को लेके बैठते हैं और जितना पोलाइटली और जितना मतलब कि पेशेंटली वो बच्चे को डील करते हैं, इसका नतीजा है कि उनका बच्चा काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रहा है। इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल्स अभी हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ जुड़े हैं। हजारों एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। एक बच्चे का हमने बताया भी था कि एमपी से, कौन सी जगह से, हम नाम याद नहीं आ रहा, वो बच्ची पहले स्कूल वाले एडमिशन लेने टाइम में कह रहे थे कि इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, और अभी वो स्कूल वाले उस बच्ची को अवार्ड तक दे रहे हैं कि क्लास में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम तो सबके लिए सही राह दिखाते हैं, सही तरह से समझाते हैं, सही चीज़ें ये करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की ऑनेस्टी, पेरेंट्स का डेडिकेशन, पेरेंट्स की कंसिस्टेंसी, पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़रूरी है। और हम आपको प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं, प्रैक्टिकली आपको मैनेज करने के लिए एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ आपको सिखाते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे डील करें। तो आप जब ये सीखेंगे, समझेंगे, तब आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही समय निकलेगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा हो जाएगा और आप उसको ठीक ही नहीं कर पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने बच्चे को लेके, नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना आप स्लॉट लेके कंसल्टेशन करा के फिर हमारे साथ थेरेपी में जुड़ सकते हैं। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।